हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि हमारा बीपीएड सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट है, जिस पे हमने यूनिट 1, 2, 3 पे बात की थी। आज हम यूनिट 4 पे बात करेंगे और इस वीडियो में हम यूनिट 4 को पूरा कंप्लीट करेंगे। सिलेबस आप अपने हाथ में रखिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उसी में ही फीचर्स ऑफ कल्चर, इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर पढ़ेंगे। फिर है इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर ऑन पीपल लाइफ स्टाइल। फिर है डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडिंग, जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड है, क्वेश्चन आयर मेथड है, इंटरव्यू मेथड है। इनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फीचर्स ऑफ कल्चर, उसके बारे में। सबसे पहला हेडिंग इसके अंदर है संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, कल्चर को संस्कृति कहते हैं। संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है, जो कि प्राणी शास्त्रीय विरासत का परिणाम नहीं बल्कि किसी समाज के सदस्यों की विशेषता है। इससे संस्कृति की यह विशेषता स्पष्ट होती है कि संस्कृति सीखी जाती है। ठीक है, वह शारीरिक विषमताओं के समान वंशानुक्रमण द्वारा प्राप्त नहीं होती। मनुष्य जन्म के समय किसी संस्कृति को नहीं जानता। धीरे धीरे व्यक्ति का सामाजिकरण होता है और वह उस समाज में व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है, और उन सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का योग ही संस्कृति कहा जाता है। मतलब संस्कृति समाज में व्यक्ति रहता है, ठीक है, और समाज में ही संस्कृति को सीखता है धीरे धीरे से। ठीक है, अतः यह कहा जा सकता है कि जो व्यवहार किसी समाज या समूह की विशेषता होते हैं वही संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रथा, रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, परंपराएं आदि। साथ ही वे व्यवहार जो व्यक्तिगत होते हैं या व्यक्ति विशेष तक ही सीमित होते हैं, वे संस्कृति नहीं हो सकते हैं। अतः यह कहा गया है कि सभी प्रकार के सीखे हुए व्यवहार संस्कृति के अंग नहीं हैं, अपितु संस्कृति में ही व्यवहार प्रतिमान सम्मिलित है, जो किसी समूह या समाज के सदस्यों द्वारा स्वीकृत एवं मान्यता प्राप्त है। तो सबसे पहला जो फीचर्स ऑफ कल्चर था, इसके अंदर आपने पढ़ा संस्कृति सीखी जाती है। दूसरा इसके अंदर हम देखते हैं हेडिंग संस्कृति हस्तांतरित की जाती है। सीखे जाने के गुण के कारण ही संस्कृति की यह भी विशेषता है कि इसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अथवा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित भी किया जा सकता है। इस संचरण की प्रक्रिया में भाषा महत्वपूर्ण साधन है, जो केवल मानव की ही विशेषता है। क्योंकि मानवेतर प्राणी भाषा नहीं जानते, इसीलिए वे अपनी संस्कृति का संचारण भी नहीं कर सकते। मानव भाषा के माध्यम से ही अपने ज्ञान को आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है, लेकिन कला के द्वारा संस्कृति का संचय किया जा सकता है और इस तरह मानव ज्ञान व अनुभवों को भी सम्मिलित कर सकता है। इस तरह नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से प्राप्त ज्ञान व अनुभवों को अपनी आगे की पीढ़ी के लिए हस्तांतरित करती जाती है। मतलब जो हम सीखते हैं, ठीक है, वो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाते हैं। ठीक है, कि आपका रहन सहन कैसा है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, क्या नहीं, इन सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए आगे अब आने वाली पीढ़ियों को भी हम गाइड करते हैं, बताते हैं। और इस तरह मानव ज्ञान व अनुभव संस्कृति को बढ़ाते जाते हैं और वह संचयी होती जाती है, अर्थात विगत अनुभवों से लाभान्वित होकर भावी पीढ़ी को उन्नत बनाया जा सकता है। उदाहरण, एक बार पहिए का आविष्कार हो जाने के उपरांत व्यक्ति को क्रमशः बैलगाड़ी, रेल, बस, स्कूटर, हवाई जहाज़ आदि बनाने के लिए पुराने अनुभव व ज्ञान से सहायता मिली। यह संस्कृति के हस्तांतरण का परिणाम है। मतलब उसने पहिए बना लिए, फिर वो कई चीज़ों का निर्माण वहाँ से करने लगा कि धीरे धीरे और वो चीज़ें सीखता जाता है। आगे तीसरा पॉइंट इसके अंदर देखते हैं, प्रत्येक समाज की संस्कृति विशिष्ट प्रकार की होती है। प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। उसकी सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न होती हैं। सभी लोगों की संस्कृति भी अलग विशेषता लिए हुए होती है, अर्थात सामाजिक आवश्यकताएं भिन्न होती हैं और उन सामाजिक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप समाज की प्रत्येक समाज से संस्कृति में भिन्नता रखता है। उदाहरण देखते हैं हम, अन्य समाजों में सर्दी अधिक होने के कारण हर समय मनुष्य जूते मोजे आदि पहने रहते हैं। तो कई जगहों पर देखा गया है कि जब सर्दी अधिक पड़ती है
तो कई समाज के लोग क्या होते हैं, जूते मोजे वगैरह हर टाइम पहने रहते हैं। इसी कारण वहाँ की संस्कृति में रसोई में ज़मीन पर बैठकर खाना खाने व बनाने की व्यवस्था नहीं है। इसके कारण वो ज़मीन पर ना ही बैठ सकते हैं, ना ही जो है खाना ज़मीन पर खा सकते हैं, ना बना सकते हैं बना सकते हैं। हर कार्य मेज़ कुर्सी पर बैठकर होता है। वहाँ पर जो जो भी काम है, खाना ना खाना है कुछ भी, तो मेज़ पर बैठकर के वो काम करते हैं। इसके विपरीत भारत में अधिक सर्दी हर मौसम में न पड़ने के कारण भोजन बनाने व खाना ज़मीन पर बैठकर खाने की संस्कृति मानी जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट है, संस्कृति समूह के लिए आदर्श होती है। संस्कृति हर समाज व समूह की अलग होती है और वह समूह अपनी संस्कृति को एक आदर्श मानता है और उसके अनुसार ही व्यवहार करता है। इसी कारण जब दो संस्कृतियों की परस्पर तुलना की जाती है तो प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को दूसरी संस्कृति से आदर्श व श्रेष्ठ मानता है और उसी के अनुसार व्यवहार करने का प्रयास भी करता है। सभी धर्म के लोग स्वयं की संस्कृति को उच्चादर्श मानते हैं। पांचवा पॉइंट इसी में देखते हैं, सीखा हुआ व्यवहार। संस्कृति वंशानुक्रम के आधार पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित नहीं होती बल्कि समाज में रहकर इसे सीखता है। ठीक है, जो व्यक्ति है वो समाज में रहकर इसे सीखता है। संस्कृति की अवधारणा सामूहिक अवधारणा है। व्यक्ति जन्म से लेकर मृत्यु तक सीखता रहता है। इस सामाजिकरण की प्रक्रिया के मध्य व्यक्ति समाज के धर्म, आचार, कला, परंपराओं आदि को सीखता है। इसीलिए समाजशास्त्रियों ने संस्कृति को सीखा हुआ गुण, व्यवहार या सामाजिक विरासत माना है। ये था फीचर्स ऑफ कल्चर। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर, उसको देखते हैं। संस्कृति के महत्व को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है, जीवन यापन की कला सीखने में सहायक। संस्कृति व्यक्ति के जीवन संघर्षों को कम करती है और उसमें वातावरण के प्रति समायोजित होने की क्षमता प्रदान करती है और इस प्रकार व्यक्ति सुखपूर्वक जीवन यापन करने में सफल होता है। सबसे पहला इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर हमारा ये है। दूसरा है, सामाजिक व्यवहार की दिशा निर्धारित करने में सहायक। अपनी संस्कृति से परिचित होने के उपरांत व्यक्ति सामाजिक आदर्शों, मान्यताओं, परंपराओं, मूल्यों, आदर्शों के अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार वह संस्कृति से सामाजिक व्यवहार करने की दिशा ग्रहण करता है। ये हमारा दूसरा इम्पोर्टेंस था। तीसरा है, व्यक्तित्व निर्माण में सहायक। बालक जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसके समाज का क्षेत्र व्यापक होता है। वह पहले परिवार, फिर पड़ोस, फिर गांव, नगर, प्रदेश, देश और विश्व के संपर्क में आता है। संपर्क बढ़ने के साथ साथ उसे विशिष्ट अनुभव प्राप्त होते हैं जिन्हें वह अपने जीवन का अंग बना लेता है। यह अनुभव उसके व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव डालते हैं और इस प्रकार उसे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। फिर चौथा इम्पोर्टेंस है, सामाजिकरण में सहायक। एक समाज की संस्कृति उसके आचार, विचारों, व्यवहारों, मान्यताओं, परंपराओं और विश्वासों में निहित होती हैं जो सामाजिकरण के भी आधार होते हैं। इस प्रकार संस्कृति व्यक्ति को सामाजिकृत करती है। पांचवा इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर है, अनुकूल करने में सहायक। भौगोलिक दशाएं, समाज की रचना आदि संस्कृति के निर्माण में बहुत योग देती हैं। व्यक्ति अपने सुख के लिए प्रकृति को अपने अनुकूल ढालने का प्रयास करता है और इस प्रकार उसे इस वातावरण से अपने को व्यवस्थित करने में संस्कृति से बहुत सहायता मिलती है। छठा जो पॉइंट है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में सहायक। सांस्कृतिक एकता राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में बहुत सहायक होती है। एक संस्कृति वाले समाज के सदस्य अपनी परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों और आदर्शों आदि पर बहुत आस्था रखते हैं। उनसे उनका लगाव होता है और उनकी रक्षा करने तथा प्रयास और प्रसार करने में संलग्न में रहते हैं। इससे राष्ट्रीय एकता को बल मिलता है। सातवां पॉइंट है, नई पीढ़ी और अपने पूर्वजों के प्रति निष्ठावान बनाने में सहायक। नई पीढ़ी के सदस्य अपने संस्कृति के विकास का अध्ययन करने के बाद यह जान जाते हैं कि उनकी संस्कृति के विकास में उनके पूर्वजों ने क्या योगदान दिया है। इससे अपने पूर्वजों के प्रति उनके मन में श्रद्धा,
और निष्ठा पैदा होती है और वे पुरानी पीढ़ी द्वारा सौंपी गई विरासत को सुरक्षित रखते हैं तथा नई पीढ़ी को हस्तांतरित कर देते हैं। ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर थे जिनको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कल्चर ऑन पीपल लाइफ स्टाइल, मतलब कि जो व्यक्ति है उसकी लाइफ स्टाइल पे कल्चर का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके अंदर हम 2 ही हेडिंग पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं, उसमें ही आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है मानवीय क्षमताएँ। आम तौर पर लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने, अपनी क्षमताओं को विकसित करने और इस जीवन में आवश्यक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति का उपयोग करते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी कि दुनिया में लोगों को जीवन का सर्वोत्तम रूप माना जाता है, मानव शरीर और क्षमताएं उनकी शक्तिशाली और मजबूत नहीं हैं जितनी अन्य रूपों में हो सकती हैं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति हाथी की तुलना में कमज़ोर होती है, ठीक है। हालांकि मनुष्य अपने सांस्कृतिक विकास के कारण हाथी को संभालने और उसकी शक्ति और क्षमताओं का उपयोग समस्याओं को हल करने और सही निर्णय लेने में करने में सक्षम होता है। मतलब सही निर्णय लेना फिर उस पर कार्य करने में सक्षम होता है। अब हमारी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट कल्चर का पड़ रहा है। जैसे हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो हम पहले उसको सोचते हैं, समझते हैं, फिर उस पर रिएक्ट करते हैं। ये नहीं किसी ने कुछ हमको बोल दिया और हमने तुरंत ही रिएक्ट कर दिया, ठीक है। अब हम उस चीज़ को पहले समझते हैं, ठीक है, कि हम ये हमारे लिए अच्छा है, ये हमारे लिए ख़राब है, ये हमको करना चाहिए या हमको नहीं करना चाहिए। हम चीज़ों को समझते हैं क्योंकि हम एक समाज में रह रहे हैं, हम चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। फिर उसका निष्कर्ष निकालते हैं कि हाँ ये चीज़ सही है, करनी चाहिए, ये चीज़ नहीं सही है तो ये हमको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो जो संस्कृति है उसका बहुत सारा इफ़ेक्ट हमारी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है, पीपल की एक लाइफ पे पड़ता है। और आगे चलते हैं, उसी में देखते हैं। दूसरा है अनुकूल के साधन के रूप में संस्कृति। संस्कृति के माध्यम से लोगों को उस प्राकृतिक वातावरण के बारे में आवश्यक ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है जिसमें वे रहते हैं। ऐसी जागरूकता विभिन्न परिस्थितियों में जीवित रहने और विभिन्न चुनौतियों और समस्याओं के अनुकूल बनने में मदद करती है। किसी भी प्रकार की समस्या भी आ जाती है तो वहाँ पर हमें क्या है कि हमें सर्वाइव करना है, कैसे क्या है क्या नहीं है, तो वो ही उसका जो निपटारा है वो हमको ही करना है, ठीक है, मनुष्य को ही करना है। समस्याओं जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको फेस मनुष्य को ही करना है। इस जीवन में सभी संभावित बाधाओं का पूर्वानुमान लगाना इतना आसान नहीं है। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति सोचता है कि सांस्कृतिक शिक्षा प्राप्त करना ही पर्याप्त है तो वह बहुत बड़ी गलती करता है। चुनी हुई संस्कृति के सदस्यों के बीच सभी जानकारी साझा करना और इस संस्कृति को अन्य लोगों तक फैलाने को बढ़ावा देना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आमतौर पर संस्कृति एक स्थिर रूप में मौजूद होती है जो लोगों को आवश्यक वातावरण को अनुकूलित करने के लिए समान आधारों और आवश्यकताओं पर भरोसा करने की अनुमति देती है। कई मानवविज्ञान स्वीकार करते हैं कि इस दुनिया में लोगों के जीवित रहने के लिए संस्कृति एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। जो कल्चर है वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवित रहने के लिए। और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अनुकूलन को सबसे आवश्यक तरीकों में से एक मानते हैं कि संस्कृति मानव जीवन को कैसे प्रभावित करती है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ स्टडिंग, ठीक है। कई सारे मेथड्स हैं उनको देखते हैं, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला मेथड हम देखते हैं इसके अंदर ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसको निरीक्षण विधि के नाम से भी जाना जाता है। निरीक्षण विधि को भी एक प्रभावशाली अधिगम विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। बालक में जितनी अधिक गहन एवं व्यापक निरीक्षण की क्षमता होगी, बालक उतनी ही तीव्र गति से सीखने का प्रयास करेगा। मतलब ऑब्जर्वेशन उसका जितना अच्छा होगा बालक का, उतनी जल्दी वो चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा और सीख लेगा। इसको विस्तारपूर्वक हम समझेंगे। जैसे उदाहरण में देखते हैं, जेम्स बॉन्ड ने चाय की केतली के ढक्कन के ऊपर नीचे गिरने की प्रक्रिया का गहन निरीक्षण किया। मतलब जेम्स बॉन्ड जो थे वो देख रहे थे
कि जो चाय की केतली है उसका ढक्कन ऊपर उठ रहा है और नीचे गिर रहा है, ऊपर उठ रहा है तो नीचे गिर रहा है, ये देख रहे थे। किया तथा उस पर तार्किक रूप से विचार किया तो यह जान लिया कि भाप में शक्ति होती है। इसी आधार पर उसने भाप के इंजन का निर्माण करके अपने आप को इतिहास में अमर कर लिया। ठीक उसी प्रकार खेलों में बालक दूसरे खिलाड़ी को भाला फेंकते हुए देखता है और भाला फेंकने की कला को सीख लेता है। वो देखता है कि अब जैवलिन को कैसे थ्रो कर रहा है तो सीखता है, ठीक है। भले उसके पास जैवलिन हो या ना हो, किसी प्रकार का बैम्बो उसके पास हो, पाइप हो, तो वो ट्राई करता है, घर पे जाके ट्राई करता है, विद्यालय में ट्राई करता है कि वो जो खिलाड़ी था वो इस तरह से जैवलिन को फेंक रहा था। तो उसने ऑब्ज़र्व किया, देखा, चीज़ों को पहले ऑब्ज़र्व किया, देखा, फिर उसने खुद ट्राई किया, ठीक है। धीरे धीरे इस तरह से वो सीख जाता है। ठीक उसी प्रकार बालक खिलाड़ी को ऊंची कूद में सीजर टेक्निक से जंप करते हुए देखता है और बालक उस क्रिया को करना सीख जाता है। देखता है वो सीजर टेक्निक कर रहा है, कैंची वाली एक कूद कर रहा है, ठीक है। तो वो धीरे धीरे ट्राई करता है और वो सीख जाता है। ये होता है ऑब्जर्वेशन मेथड। कहने का तात्पर्य ये है कि एक बच्चा है, ठीक है, और कोई सामने फुटबॉल खेल रहा है। बच्चा देखता है कि फुटबॉल को पैर से खेला जाता है, पैर किस प्रकार से फुटबॉल के अंदर लगाया जाता है, ठीक है। जब बच्चे को वो अवसर मिलता है तो बच्चा उस चीज़ को पहले देख लेता है, फिर जब उसको अवसर मिलेगा तो उसी तरह से वो जैसे वो देखता है उसी तरह से वो चीज़ों को परफॉर्म करता है। उसी को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड। तो चीज़ों को देख करके सीखना ऑब्जर्वेशन मेथड कहलाता है। आगे चलते हैं। ठीक इसी प्रकार बालक विद्यालय, घर एवं समाज में अनेक तथ्यों को निरीक्षण के माध्यम से सीखते हैं। बालक वर्षा काल में पौधे के उगने, फसलों के उत्पादन एवं कोहरे के पड़ने के बारे में सीखता है। वह इस संदर्भ में अनेक प्रश्न अपने आप से करता है, अपने सहयोगियों से करता है तथा एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचकर ज्ञान प्राप्त करता है। बालक के निरीक्षण की प्रक्रिया विद्यालय के बाहर चलती रहती है। ये जो ऑब्जर्वेशन मेथड है ये विद्यालय के अंदर भी चलेगा, बाहर भी चलेगा, मतलब कहीं भी जो बालक है वो कहीं भी सीख सकता है। इसीलिए इसे एक व्यापक विधि के रूप में स्वीकार किया जाता है। निरीक्षण विधि को बालकों के सीखने की प्रभावशाली विधि माना जाता है। मतलब बच्चे ने पहले देखा कि एक लड़का रैकेट खेल रहा है, किस तरह से उसने ग्रिप बनाई, कैसे पकड़ा, किसी के कैसे सर्विस की, उसने देखा, फिर उसने ट्राई किया, पर वो फेल हो गया, उसके अंदर नहीं ट्राई कर पाया। पर वो कोशिश कर रहा है, बार बार लगातार कोशिश कर रहा है। तो वो अपने टीचर से पूछता है कि सर मुझे सिखाइए कि किस तरह से सर्विस करते हैं, कैसे पकड़ते हैं। मैंने थोड़ा सा ऑब्ज़र्व किया था पर मैं चीज़ों को अच्छे से नहीं सीख पाया। तब टीचर्स उसको बताएंगे और धीरे धीरे वो सीख जाएगा। यही होता है हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड। आगे चलते हैं, देखते हैं, इसी को देखते हैं। यहाँ पे हमारा जो ऑब्जर्वेशन मेथड था वो पूरा हो गया है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्वेश्चन आयर मेथड। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आयर मेथड। क्वेश्चन आयर मेथड को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रश्नावली विधि। क्वेश्चन आयर मेथड, यह विधि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। ज़्यादातर सभी परीक्षाओं में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत कम समय में अधिक प्रश्नों को हल किया जा सकता है। ये जो क्वेश्चन आयर मेथड है इसके अंदर क्या है, मतलब कम टाइम लगेगा और अधिक से अधिक प्रश्नों को आप हल कर लेंगे। आगे देखते हैं। इस विधि में प्रश्नों की एक लंबी सूची तैयार की जाती है। मतलब जो इसमें प्रश्न होंगे वो कई सारे प्रश्न इसके अंदर रखे जाते हैं। समस्या से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों का विश्लेषण करके परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्तरों के विश्लेषण के आधार पर छात्रों की आदतों, अभिरुचियों, मनोवृत्तियों आदि का पता लगाया जा सकता है। प्रश्नावली दो प्रकार की होती है। जो क्वेश्चन आयर मेथड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ओपन क्वेश्चन आयर और क्लोज क्वेश्चन आयर, जिसे आप प्रतिबंधित प्रश्नावली और प्रतिबंधित प्रश्नावली कहते हैं। इनको भी देख लेते हैं हम। देखिए क्वेश्चन आयर मेथड में क्या होगा, उसने बता दिया यहाँ पर कि कई सारे क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे कहीं पे देखा होगा आपने टिक करना होता है। एक क्वेश्चन दिया है कि शरीर में कितनी हड्डी होती हैं, ठीक है, और वहाँ पर उस 4 ऑप्शन उसने दे दिए, आपने उस क्वेश्चन टिक कर दिया। वही होता है हमारा क्वेश्चन आयर मेथड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम। अप्रतिबंधित प्रश्नावली, यह प्रश्नावली वह है जिसमें सूचनादाता पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, वह खुलकर उत्तर दे सकता है। मतलब जैसे कि क्वेश्चन आपसे पूछा गया, आपको विद्यालय में क्या क्या अच्छा लगता है,
ठीक है। तो इसमें आपको लिखना है जो भी आपको अच्छा लगता है, आप खुलकर इसके अंदर लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछा गया, आपको खाने में क्या पसंद है और क्यों? इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और छात्र अनुशासनहीनता के क्या क्या कारण हैं, इसका भी आप यहाँ पर आंसर खुलकर लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, प्रतिबंधित प्रश्नावली, ठीक है। इस प्रश्नावली में उत्तरदाता के उत्तर पर प्रतिबंध होता है, उसे केवल चुने हुए उत्तरों में से उत्तर देना होता है, ठीक है। पहला ऑप्शन है, आपको कौन सा फल पसंद है। जैसा कि मैंने पूछा कि शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, उसके अंदर उसने ऑप्शन दे रखा। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, आपको कौन सा फल पसंद है, आम या सेब। इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। आप किससे डरते हैं, यहाँ पे सांप, अंधेरा, शिक्षक, कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। पापा से डर लगता है, हाँ या ना, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको चुनना है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन आयर मेथड। अब आगे हम देखते हैं इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार, जिसको हिंदी में बोलते हैं साक्षात्कार, दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए आमने सामने किए गए विचारों के आदान प्रदान को साक्षात्कार या इंटरव्यू मेथड कहते हैं। दो व्यक्ति होंगे, दो से अधिक भी हो सकते हैं, आमने सामने बैठते हैं, एक दूसरे, सामने वाला व्यक्ति क्वेश्चन पूछेगा और उसके सामने वाला व्यक्ति उसको सिर्फ जवाब देगा, ना कि वो उससे ही क्वेश्चन करेगा। इस मेथड के अंदर एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति से प्रश्न करता है तथा दूसरा व्यक्ति उसके प्रश्न का उत्तर देता है। यह प्रक्रिया 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट, इससे अधिक की भी हो सकती है। इंटरव्यू मेथड के अंदर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या अनेक व्यक्ति भी हो सकते हैं। ये हमारा इंटरव्यू मेथड होता है। आज की वीडियो हमारी यहीं पे समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।